नमस्कार साथियों, ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन परिवार में मैं अतुल भटोरे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स की स्पेशल सीरीज़। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, व्यापम की कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, एमपी पीएससी, एमपी पटवारी, आज की एग्ज़ामों में आप लोगों ने देख लिया होगा कि करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी बढ़ गया है। और करंट अफेयर्स तो आता ही आता है, उसी के साथ साथ करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो भी आजकल एग्ज़ामों में पूछा जाने लगा है। तो मैं आप लोगों को आज की इस क्लास में करंट अफेयर्स तो बताऊंगा ही, उसी के साथ उससे रिलेटेड जो भी एडिशनल जानकारी रहेगी हम उसको बहुत ही शानदार तरीके से शुरू करेंगे। तो हम हमारी क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन बैचेस शुरू करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम, एमपी पीएससी, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, इन सभी की तैयारियों को बहुत शानदार तरीके से कराया जाता है। तो हम ज़्यादा विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, गेस करिए। तो जैसा कि आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा, आशा करता हूँ, महाराष्ट्र के अभी जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है एकनाथ शिंदे। दोस्तों, अभी आप लोगों ने कुछ समय पहले देखा होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति से रिलेटेड समाचार पत्रों में काफ़ी ज़्यादा चर्चा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो सियासी घटनाक्रम हुआ वो जानना बहुत ज़रूरी है। और उस सियासी घटनाक्रम में एकनाथ शिंदे जी जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। तो मैं आपको बहुत ही शानदार और इत्मीनान से समझाता हूँ कि बेसिकली ऐसा हुआ क्या था कि उद्धव ठाकरे जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, समझते हैं। देखिए, 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए। तो 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए। और अगर हम महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की बात करें तो महाराष्ट्र में विधानसभा की सीट है 288। अब जब चुनाव के नतीजे आए तो किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो फिर रास्ता क्या निकला? तो रास्ता ये निकला कि शिवसेना, ये महाराष्ट्र की एक पॉलिटिकल पार्टी है, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी। एनसीपी का फुल फॉर्म है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और जिसके सुप्रीम लीडर शरद पवार है। तो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी तीनों ने मिलकर महाराष्ट्र में गठबंधन बनाया और उस गठबंधन को कहा गया महाराष्ट्र विकास अघाड़ी। तो महाराष्ट्र में जो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का जो गठबंधन बना उसको कहा गया महाराष्ट्र विकास अघाड़ी। और इस महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार में जो सीएम बने वो बने उद्धव ठाकरे। तो अघाड़ी, जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार है उसमें मुख्यमंत्री कौन बने? तो मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे। और सरकार 2-2.5 साल चली भी ठीक से। उसके बाद ये हुआ कि शिवसेना के ही एक नेता हैं जिनका नाम है एकनाथ शिंदे। आप फोटो देख सकते हैं। एकनाथ शिंदे शिवसेना से ही कुछ विधायकों को लेकर वर्तमान में बीजेपी के साथ, तो अभी जो वर्तमान में महाराष्ट्र में सरकार है वो शिवसेना के वो विधायक जो एकनाथ शिंदे जी के साथ है वो और बीजेपी दोनों की मिलकर चल रही है। और अगर मैं एकनाथ शिंदे जी की बात करूं तो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। और इन्होंने स्थान किसका लिया? तो उद्धव ठाकरे जी का स्थान लिया। तो उद्धव ठाकरे जी के बाद मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे। अगर मैं महाराष्ट्र के राज्यपाल की बात करूं तो वर्तमान में जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। तो वर्तमान में जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। आजकल एग्जाम्स में इस स्टाइल से भी क्वेश्चंस आने लगे हैं। कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि एकनाथ शिंदे जी को शपथ किसने दिलाई? कुल मिला के वो आपसे महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम पूछ रहा है। तो वर्तमान में भगत सिंह कोश्यारी जो है वो महाराष्ट्र के राज्यपाल है। और सीएम की बात करें तो 20वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे। अब ये नाम आप देख लीजिए, ये नाम है देवेंद्र फडणवीस। देखिए, देवेंद्र फडणवीस, अगर इनकी हम लोग बात करें तो वर्तमान में एकनाथ शिंदे जी की ही सरकार में देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं। तो वर्तमान में महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो है देवेंद्र फडणवीस और इनके पास गृह और वित्त मंत्रालय है।
तो गृह और वित्त मंत्रालय जो है वो देवेंद्र फडणवीस जी के पास है, और एकनाथ शिंदे जी जो है वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। तो ये पूरा घटनाक्रम था, मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से और बहुत ही विस्तार से समझाया कि कैसे एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ध्यान से पढ़िएगा कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, ये उनकी इमेज भी लगी हुई है। तो सही आंसर है दोस्तों इसका, जो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनका नाम है उदय उमेश ललित। तो वर्तमान में भारत के जो 49वें, देखिए ये जो उदय उमेश ललित जी बने हैं ये भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट को ही हम उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या देश की सबसे बड़ी अदालत कहते हैं। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो 28 जनवरी 1950 को हुई थी। सर आप ये बता दीजिए कि देश का सुप्रीम कोर्ट है कहाँ। तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो भारत का सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है, ठीक है। अगर हम उदय उमेश ललित जी की बात करें तो ये 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इन्होंने एन.वी. रमन्ना का स्थान लिया। तो 48वें नंबर पे जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एन.वी. रमन्ना, और उनके बाद बने हैं उदय उमेश ललित। और ये उदय उमेश ललित जी जो है वो अपने पद पर 75 दिन के आसपास रहेंगे। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि 75 दिन कैसे रहेंगे। तो देखिए भारत में अगर आप संविधान को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके रिटायरमेंट या उनके कार्यकाल के बारे में कोई फिक्स वर्णन नहीं है, परंतु ये लिखा हुआ है संविधान में कि इनकी अधिकतम आयु जो रिटायरमेंट की रहेगी वो इनकी अधिकतम आयु रिटायरमेंट की रहेगी वो रहेगी 65 वर्ष। तो 65 वर्ष जब जो भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे उनकी आयु होगी तो उनको अपने पद से जो है वो रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। अगर हम सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो वर्तमान में जो न्यायाधीशों की संख्या है सुप्रीम कोर्ट में वो है 1+33, अर्थात कुल मिला के 34। अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जो जजों की संख्या है वो है 34। तो अभी यह वाला क्वेश्चन भी आप लोगों ने देख लिया होगा, उदय उमेश ललित जो है हमारे देश के 49वें नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP मोस्ट क्वेश्चन है। इसको यूं कहे कि रसगुल्ला क्वेश्चन है, रबड़ी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल आने की संभावना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक, इस पे ध्यान दीजिएगा, कौन बनी है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है नल्लाथंबी कलाई सेल्वी। वर्तमान में जो CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है वो बनी है नल्लाथंबी कलाई सेल्वी। ये अपने आप में एक शानदार क्वेश्चन हो सकता है कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी, तो आप बिल्कुल दिमाग में याद रखिएगा नल्लाथंबी कलाई सेल्वी। सर आप हमें बता दीजिए कि CSIR है क्या। तो CSIR के अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो CSIR की स्थापना हुई थी 1942 में। और CSIR का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। जो भी भारत का प्रधानमंत्री रहेगा वो CSIR का पदेन अध्यक्ष रहेगा। और CSIR में सब पहली बार हुआ है कि कोई महिला इसकी महानिदेशक बनी है। तो अभी वर्तमान में CSIR की जो पहली महिला महानिदेशक बनी है उनका नाम आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, नल्लाथंबी कलाई सेल्वी जी जो है वो CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। और इन्होंने शेखर मांडे का स्थान लिया। इनसे पहले जो महानिदेशक थे वो शेखर मांडे थे, तो नल्लाथंबी कलाई सेल्वी जी ने किसका स्थान लिया, शेखर मांडे जी का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के CEO कौन बने हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन बने हैं, तो नीति आयोग के CEO कौन बने हैं, तो ऑप्शन आपके सामने है परमेश्वरन अय्यर, अनूप बनर्जी, राज्यवर्धन सिंह और नटराजन सुंदर। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है वो है परमेश्वरन अय्यर। हाल ही में जो नीति आयोग के नए CEO बने हैं वो बने हैं परमेश्वरन अय्यर। तो सर आप हमें बताइए कि नीति आयोग क्या काम करता है। तो देखिए नीति आयोग की अगर हम बात करें तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है, नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015। देखिए हुआ ये कि 15 मार्च
1950, 15 मार्च 1950 जब देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उन्हीं के शासन में एक आयोग का गठन किया गया था। उस आयोग का नाम था योजना आयोग। और बाद में मोदी जी की सरकार ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किस आयोग का गठन किया? तो मोदी जी की सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया। और नीति आयोग की हम बात करें तो सर ये क्या करता है नीति आयोग? तो जो भी केंद्र सरकार है उसके अलावा जो राज्य सरकारें होती है उनको नीति निर्माण करने में, योजना बनाने में मदद करता है। अर्थात ये थिंक टैंक का कार्य करता है। तो नीति आयोग सर कहाँ का कार्य करता है? तो नीति आयोग सरकार के लिए थिंक टैंक का कार्य करता है और सरकार को सुझाव देता है। अगर हम नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो जो भी भारत का प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो इस हिसाब से वर्तमान में जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र मोदी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी अभी नया अपॉइंटमेंट हुआ है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है सुमन के बेरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो वर्तमान में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है वो सुमन के बेरी है और अभी जो नए सीईओ बने हैं वो बने हैं परमेश्वरन अय्यर। तो ये वाला क्वेश्चन भी, इससे रिलेटेड जो भी जानकारी थी मैंने आपको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बता दी। इसको आप ध्यान रखिएगा कि अभी वर्तमान, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए कि वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं और सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी अभी नया अपॉइंटमेंट हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आप गेस करिए। तो इसका सही जो आंसर है दोस्तों वो है विनय कुमार सक्सेना। तो वर्तमान में दिल्ली के जो नए उपराज्यपाल बने हैं वो बने हैं विनय कुमार सक्सेना। क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ पर राज्यपाल का पद न होते हुए उपराज्यपाल का पद होता है, इसीलिए हम इनको LG, लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल कहते हैं। विनय कुमार सक्सेना जी की हम बात करें तो इन्होंने अनिल बैजल का स्थान लिया है। तो इनसे पहले जो दिल्ली के LG लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो अनिल बैजल साहब थे। वर्तमान में कौन है? विनय कुमार सक्सेना। और दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्तमान में जो अरविंद केजरीवाल हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये काफी चर्चाओं में रहा था अपॉइंटमेंट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने? तो क्वेश्चन ये है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने? 4 ऑप्शन है आपके सामने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो पहला ऑप्शन है प्रमोद सावंत, दूसरा है पुष्कर सिंह धामी, तीसरा है भगवंत मान, चौथा है एन बीरेन सिंह। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, आप फोटो देख भी सकते हैं, इसका जो सही आंसर है वो है पुष्कर सिंह धामी। तो दिल्ली के, सॉरी, उत्तराखंड के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो अभी हाल ही में ही फरवरी 2022 में उत्तराखंड में चुनाव हुए। और उत्तराखंड में अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो वर्तमान में उत्तराखंड में जो विधानसभा की सीटें वो 70 है। ठीक है, अब इस चुनाव के जब रिजल्ट आए तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला और इसके हिसाब से जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं वो मुख्यमंत्री बने। तो अभी जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं वो कहाँ के मुख्यमंत्री बने? वो बने उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री। ठीक है, और अगर हम उत्तराखंड के राज्यपाल की बात करें तो वर्तमान में जो उत्तराखंड के राज्यपाल है वो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो हैं वो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री आप देख ही रहे हो पुष्कर सिंह धामी, और ये चंपावत विधानसभा से विधायक है। पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी जो है चंपावत विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं। और अगर हम उत्तराखंड की राजधानी की बात करें तो उत्तराखंड की जो राजधानी वो है देहरादून। ठीक है, अगर मैं प्रमोद सावंत की बात करूं तो प्रमोद सावंत की बात करूं तो ये गोवा के सीएम है। प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री है। भगवंत मान जैसा कि आप जानते हो ये आम आदमी पार्टी से आते हो और ये पंजाब के मुख्यमंत्री है। एन बीरेन सिंह की बात करें तो ये मणिपुर के मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ के नए अध्यक्ष, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए और गेस करिए कि उत्तराखंड डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। पहला ऑप्शन है जी सतीश रेड्डी, दूसरा है मोहित बर्मन, तीसरा है श्याम श्रीनिवास और चौथा है समीर वी कामत। तो इसका जो सही आंसर है वो है समीर वी कामत। हाल ही में जो डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं समीर वी कामत। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूं कि डीआरडीओ बेसिकली है क्या।
के। तो डीआरडीओ के फुल फॉर्म की बात करें तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का फुल फॉर्म, अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो सर डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? तो डीआरडीओ की स्थापना हुई 1958 में। कहाँ है सर डीआरडीओ? तो डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। वर्तमान में जो इसके नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं समीर वी कामत। तो समीर वी कामत जी जो हैं वो डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं और इन्होंने जी सतीश रेड्डी का स्थान लिया। तो इन्होंने किसका स्थान लिया? जी सतीश रेड्डी। तो ये आपके सामने देख भी सकते हो आप, ये समीर वी कामत जी हैं। तो डीआरडीओ के नए अध्यक्ष हो गए। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने, ध्यान से 4 ऑप्शंस को पढ़ लीजिए दोस्तों। कौन बने हैं त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है, जो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं मानिक साहा। तो त्रिपुरा में अभी जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं कौन दोस्तों? मानिक साहा। अगर हम त्रिपुरा की राजधानी की बात करें तो त्रिपुरा की जो राजधानी है वो है अगरतला। और त्रिपुरा की एक खास बात है, इसकी जो सीमा है वो 3 ओर से बांग्लादेश से लगती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि किस राज्य की सीमा 3 ओर से बांग्लादेश से लगती है? तो 3 ओर से भारत के जिस राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है वो है त्रिपुरा। अगर हम त्रिपुरा के राज्यपाल की बात करें तो वर्तमान में जो त्रिपुरा के राज्यपाल हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। तो वर्तमान में जो त्रिपुरा के राज्यपाल है उनका नाम क्या है? सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, तो ये मानिक साहा जो बने और इन्होंने जो है इनका स्थान लिया विप्लव कुमार देव। तो इन्होंने किसका स्थान लिया है सर? तो इन्होंने मानिक साहा जी ने विप्लव कुमार देव का स्थान लिया है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। मानिक साहा जो है वो नए मुख्यमंत्री बने हैं त्रिपुरा के। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 में वो है दिनकर गुप्ता। वर्तमान में अगर हम एनआईए की बात करें तो इसके जो नए महानिदेशक बने हैं वो बने हैं दिनकर गुप्ता। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं ये एनआईए का फुल फॉर्म क्या है, कब एनआईए बनी। तो एनआईए का फुल फॉर्म है साथियों नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और एनआईए की स्थापना की बात करें दोस्तों तो एनआईए की स्थापना हुई थी 2008 में, जब भारत में 26/11 हमला जब हुआ था तो उसके बाद एनआईए की स्थापना हुई सन 2008 में। दिनकर गुप्ता वर्तमान में इसके नए महानिदेशक बनाए गए हैं। अगर हम दिनकर गुप्ता जी की बात करें तो ये 1987 बैच के आईपीएस हैं। दिनकर गुप्ता जी जो है वो 1987 बैच के आईपीएस हैं और ये पंजाब के पूर्व डीजीपी भी रह चुके हैं। तो ये पंजाब के पूर्व डीजीपी भी रह चुके हैं दिनकर गुप्ता जी, और ये 1987 बैच के आईपीएस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कौन एनआईए के नए महानिदेशक बने। आंसर आएगा दिनकर गुप्ता। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएसएससी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए कौन इसके नए अध्यक्ष बने हैं या नए निदेशक बने हैं। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के जो नए निदेशक बने हैं वो बने हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। जो हाल ही में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है उसके नए निदेशक बने हैं उन्नी कृष्णन नायर जी। आप बोलोगे सर ये वीएसएससी क्या है? तो इसका फुल फॉर्म जैसे कि लिखा ही हुआ है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 1963 में सर इसकी स्थापना की गई थी। और अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो है तिरुवनंतपुरम केरल में। तो वर्तमान में जो वीएसएससी का मुख्यालय है वो है तिरुवनंतपुरम केरल में। इसकी स्थापना 1963 में हुई। सर करता क्या है? तो देखिए दोस्तों हमारे देश की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है इसरो, और ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसरो कोई भी सैटेलाइट छोड़ता है तो उस सैटेलाइट को रॉकेट में रखा जाता है। तो ये जो रॉकेट से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी बनती है या जो रॉकेट या जो प्रक्षेपण यान है, रॉकेट या ये यूं कहें कि जो प्रक्षेपण यान हैं ये जो बनते हैं वो यहाँ पर बनते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में। और इसरो की अगर हम बात करें तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है, और ये जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है ये इसरो के अंतर्गत ही आने वाला एक महत्वपूर्ण केंद्र है जहाँ पर रॉकेट और प्रक्षेपण यान इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी का निर्माण किया जाता है।
तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ये इमेज भी लगी है आपके सामने। तो हाल ही में जो सेबी की नई अध्यक्ष बनी है उनका नाम है माधुरी पुरी बूच। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप बोलोगे सर इंपॉर्टेंट कैसे है? तो अभी जो सेबी की ये जो नई अध्यक्ष बनी है, ये सेबी की पहली महिला, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई महिला जो है वो सेबी की अध्यक्ष बनी है। तो अभी ये जो माधुरी पुरी बूच जी बनी है, ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अब आप हमें बताओ सर कि ये सेबी क्या होता है? तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। अब सर ये सेबी करता क्या है? तो जो भी इन्वेस्टर जो है, जो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, तो उनके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो, अर्थात निवेशकों के हितों की रक्षा करता है सेबी। और इसकी स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1988। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है मुंबई। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो उसका आंसर आएगा माधुरी पुरी बूच। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत चर्चाओं में रहा था अभी। क्वेश्चन ये है कि एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों जो एयर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है नटराजन चंद्रशेखरन। तो अभी हाल ही में जो एयर इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है नटराजन चंद्रशेखर। और अभी जो एयर इंडिया को खरीदा है जिस ग्रुप ने, उस ग्रुप का नाम है टाटा ग्रुप। और इस टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ में खरीदा है। कितने करोड़ में खरीदा? ये डील अभी बहुत चर्चाओं में रही थी कि एयर इंडिया को किसने खरीदा है? टाटा ग्रुप ने। कितने में खरीदा है? 18,000 करोड़ में। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसका बेस बताता हूँ कि बेसिकली ऐसा हुआ क्या था कि टाटा, जब रतन टाटा जी ने बाकायदा अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एयर इंडिया की डील हुई थी, उसके बाद ऐसा लिखा था वेलकम एयर इंडिया। तो देखिए टाटा समूह के अगर हम संस्थापक की बात करें तो वो थे जमशेद जी टाटा। जमशेद जी जो टाटा थे वो टाटा ग्रुप के फाउंडर थे। तो जमशेद जी टाटा ने ही टाटा एयरलाइंस के नाम से, ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत शानदार चीज बता रहा हूं आपको। जमशेद जी टाटा ने ही टाटा एयरलाइंस के नाम से इस एयर इंडिया को बनाया। बाद में इसी टाटा एयरलाइंस का नाम बदल के एयर इंडिया कर दिया गया। तो एयर इंडिया का पुराना नाम जो था वो टाटा एयरलाइंस था और उसको बनाने का क्रेडिट जाता है जमशेद जी टाटा को। बाद में 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण करने से मतलब यह है कि सरकार जब किसी भी कंपनी या किसी संस्था को खरीद लेती है या उसकी मालिक हो जाती है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। तो 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ। बाद में एयर इंडिया चली गई घाटे में, तो सरकार ने एयर इंडिया को बेचा। तो अभी जो एयर इंडिया को जो खरीदा है वो खरीदा है टाटा ग्रुप ने, और इसको खरीदा है 18,000 करोड़ में। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा हो सकता है कि एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो एयर इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं नटराजन चंद्रशेखरन। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दूरसंचार सेवा कंपनी रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आकाश अंबानी। हाल ही में जो आकाश अंबानी है वो रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष बने हैं। सर रिलायंस जियो क्या है? तो आप लोग जानती हो कि जो रिलायंस जियो है वो भारत की एक टेलीकॉम कंपनी है। अगर हम रिलायंस जियो की बात करें तो भारत की एक टेलीकॉम कंपनी है और इसकी स्थापना सन 2007 में हुई और इसकी स्थापना करने का क्रेडिट जाता है मुकेश अंबानी को, और उन्हीं के लड़के हैं आकाश अंबानी जो हाल ही में रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष बने हैं। और जियो ने अभी एक घोषणा भी करी है कि भारत में बहुत जल्दी अब वो लोग 5G लॉन्च करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ सकता है कि कौन सी दूरसंचार कंपनी भारत में 5G लॉन्च कर रही है, तो उसका नाम है जियो। तो ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी कौन बने? भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी कौन बने हैं? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आलोक कुमार चौधरी। हाल ही में आलोक कुमार चौधरी जो है वो एसबीआई के नए एमडी बने हैं। सर क्या है एसबीआई? तो देश का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक ही है एसबीआई, या यूं कहे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी
और अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो एसबीआई का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। और अगर हम एसबीआई के अध्यक्ष की बात करें कि वर्तमान में एसबीआई का अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। वर्तमान में जो एसबीआई, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि हाल ही में एसबीआई का नया अध्यक्ष कौन है, तो वो है दिनेश कुमार खारा। और जो नए एमडी बने हैं वो बने हैं आलोक कुमार चौधरी। ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन हैं? ठीक है, तो एस महल, बीएस राजू, नितिन परांजय और विनीत जोशी। तो इसका जो सही आंसर है वो है बीएस राजू। वर्तमान में जो भारतीय थल सेना के जो नए उपाध्यक्ष हैं वो है बीएस राजू। अगर हम भारतीय थल सेना या आर्मी की बात करें, इंडियन आर्मी जिसको हम कहते हैं, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। भारतीय वायुसेना थल सेना की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। और अभी वर्तमान में जो अगर हम थल सेना अध्यक्ष की बात करें तो वो है मनोज पांडे जी। मनोज पांडे जी जो है वो थल सेना के अध्यक्ष है और जो उपाध्यक्ष है वो है बीएस राजू। ठीक है, और प्रतिवर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 15 जनवरी को दोस्तों क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस। तो ये कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने थे। इसमें हमने करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इश्यूज पर चर्चा करी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन को नमस्कार।